तो नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक बार कमेंट कर दीजिएगा हम ऑडिबल, विजिबल, क्लियर हैं। तो आज की इस जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली, नो डाउट एनीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट करें सभी लोग। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और क्लियर देख पा रहे हैं? तो आज की इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, माय डियर एंड नियर। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट करें। और आज की इस जर्नी को हम लोग करते हैं स्टार्ट। बहुत अच्छे से हम समझते हैं कि क्या सिलेबस होता है। देखिएगा, पहली बार मैं आपके सामने सिलेबस को एनालाइज कर रहा हूँ। और देखिएगा कि बहुत जगह आपने देखा होगा सिलेबस को एनालाइज कैसे करते हैं, सिलेबस का रिक्वायरमेंट क्या होता है, सिलेबस को पढ़ना कैसे चाहिए। यूपीएससी की पहली नीड होती है जब भी आप किसी यात्रा को तय करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, पहले हम दूरी को जानते हैं, फिर रिसोर्सेज को जानते हैं। इट मीन्स मतलब हम एक रास्ते ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सिलेबस भी एक रास्ता है कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें रिसोर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, या उनका ब्रिटिश कैसे कैसे है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ करेंगे, राइट? कैसे हैं आप सब लोग, बताएं। मैं अच्छा हूँ। प्रवीण जी, सब ठीक है? मजा आ रहा है? ओके, ऑल क्लियर। विनोद जी, कैसे हैं? सब अच्छे हैं? चलिए, तो आइएगा इस मधुरता के साथ आज की चर्चा को हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। और मैं आपके कमेंट बीच बीच में देखता रहूंगा और पूरी जर्नी को समझते हैं। देखिएगा, जब हम कोई भी यात्रा तय करते हैं, तो उस यात्रा को तय करने से पहले जरूरी होता है कि हमारे अंदर की एनर्जी कैसी है, एनर्जी के साथ उस एनर्जी का यूज हमें कैसे कैसे करना है। कभी कभी हमारे साथ कोई पथिक अच्छा नहीं मिल पाता है, कोई दोस्त अच्छा नहीं मिल पाता है, कोई टीचर अच्छा नहीं मिल पाता है, कोई गाइडेंस अच्छी नहीं मिल पाती है। तो हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हो सकता है कि आपको सही डायरेक्शन कहीं से नहीं मिल पा रही हो सकता है यहीं से भी नहीं मिल पा रही हो, लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारा गोल है, तुम्हारा एम है, तुमको पूरा करना है। तो तुमको जज करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं श्योर बोल रहा हूँ। अब यूपीएससी की यही नीड है। यूपीएससी की यही नीड है। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे, अगर मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूंगा बताइएगा जीएस 1 में क्या क्या होता है, जीएस 2 में क्या क्या होता है, जीएस 3 में क्या क्या होता है, ये सिलेबस थोड़ी है भाई। ये तो आपको यहाँ पे पॉइंट पेपर दे रखा है कि पेपर में ये आएगा। लेकिन सिलेबस का मतलब होता है कि वो अंदर के टॉपिक, वो सब टॉपिक जो आपकी यहाँ उंगली पर होने चाहिए। नहीं चलते फिरते अगर जैसे आप हम किसी से प्रेम करते हैं या कुछ किसी को देख लेते हैं, जानते पहचानते हैं, रास्ते में अगर निकल के जा रहा है तो एकदम से पहचान जाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि आप उसे जानते पहचानते हो। तो ऐसे ही हमें सिलेबस से जान पहचान करनी है कि हमें अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अगर कोई न्यूज आई है तो हमें लिंक हो जाना चाहिए कि ये ओहो ये वाला टॉपिक हमें वहां लिंक करना है। इसलिए सिलेबस बहुत जरूरी है। आइएगा आज की जर्नी को करते हैं स्टार्ट। बहुत मजा आपको आ जाएगा। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, क्लियर? मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ कमेंट करके। करें स्टार्ट। कितने लोग चाहते थे इसका, कितने लोग ऐसे हैं जो इसके लिए ध्यान रखना एनर्जेटिक थे मेरे साथ कि सर आएंगे सिलेबस को बताएंगे? तो आज मैं वही सेशन। देखिएगा, मैं सिलेबस को आपको कई हिस्सों में तोड़ के बताऊंगा। यूपीएससी की जर्नी एक दिन की जर्नी नहीं है। तो मैं सिलेबस को कई पॉइंटों में बताऊंगा। देखिएगा, आज हम सिलेबस पे बात कर रहे हैं जीएस के पेपर पर। जीएस के 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। यूपीपीसीएस में आओगे तो 6 पेपर होते हैं, वहां भी हम डिफाइन करेंगे। आज हम बात करेंगे जीएस फर्स्ट पेपर के बारे में। जीएस फर्स्ट पेपर होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका डिमांड क्या है, ये सारी बातें समझेंगे। बट आपका प्यार, एक बार थंबनेल और एक बार थंब करने के बाद शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी उम्मीद है। साथ में समझेंगे, फिर हमने एसए के पेपर को भी समझेंगे कि एसए का सिलेबस कैसे होता है, उसको रेडी कैसे करना चाहिए, क्या उसकी डिमांड होती है, यूपीएससी चाहता भी क्या है, सारी बातें करेंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सीरीज है ये लगातार चलती रहेगी बीच बीच में। आज जीएस 1 की बात कर रहे हैं, कल परसों किसी टाइम हम लोग जीएस 2 की बात कर लेंगे। ये कहानी आपके सामने चलेगी, राइट? तो आइएगा इस जर्नी को करते हैं स्टार्ट। आज हम बात करेंगे जीएस 1 के बारे में। अच्छा ये बताओ कमेंट करके ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं तो जीएस 1 का सिलेबस पूरा पता है, उनको कंठस्थ है कि ये जीएस 1 के पेपर में क्या क्या होता है, इसके बारे में सबको नॉलेज है? बताइए यस और नो। जीएस 1 के पेपर में क्या क्या होता है, जीएस 1 के पेपर में ये क्या क्या चीजें होती हैं, ये कितने लोगों को जानकारी है? एक बार कमेंट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां भी मिल जाएगी आपको, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, राइट? व्हाट्सएप का नाम नीचे भी दिया गया है। आइए पूरी जर्नी को हम लोग यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने जीएस 1 का जो टॉपिक है, सब टॉपिक। जीएस 1 3 लोगों से मिलकर बना है। एक पहला जिसको मैं हिस्ट्री कहता हूं,
दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा सोसाइटी। 3 पार्टों से मिलके बना है और ये जो जर्नी है अगर मैं कहूंगा तो यहां से देखा जाए 250 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है, जहां पर ये 3 पार्टों से मिलके, ध्यान रखना, GS1 को बनाया जाता है। विषय ये बन जाता है कि अब हमें ये जानना पड़ेगा कि पहले वाले पार्ट से क्या क्या टॉपिक हैं, दूसरे वाले पार्ट से क्या क्या टॉपिक हैं और तीसरे वाले पार्ट से क्या क्या टॉपिक हैं, फिर इन टॉपिकों के सब टॉपिक कैसे कैसे हैं या इसमें कितने नंबर आ जाते हैं। अब पहले ये जान लीजिएगा, आपके पास यहाँ पे अगर मैं कहूंगा तो 3 पॉइंट से GS1 मिलके बना हुआ है, तो ये 3 पॉइंटों के बाद आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि सर ये बताइएगा यहाँ पे एक हिस्ट्री का पार्ट है, अब वो हिस्ट्री में आर्ट कल्चर हो या हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री हो या आफ्टर इंडिपेंडेंस या फ्रीडम की हिस्ट्री क्यों ना हो। दूसरा ज्योग्राफी की बात होगी तो ज्योग्राफी में चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, एंड देन सोसाइटी। अब विषय ये बन जाता है कि यहां पर 250 नंबर का ये पेपर है, इसमें से आप कितनी मेहनत कर लेंगे कि आप यहां पे कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के पार्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, सोसाइटी के कितने पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं, ये आपको यहां जज करना पड़ेगा कि हाँ हमें हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए तैयारी करने की। 250 नंबर में से अब सोचो हमें कुछ ऐसी चीजें मार्क करनी पड़ती हैं जहां से हमें कम मेहनत करके ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 8 भी हो जाते हैं। आपको पता है कि GS1 पेपर में 20 क्वेश्चन होता है। अब 20 क्वेश्चनों में 6 से 7 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, यहाँ पे कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, मतलब एक एवरेज ही रहता है 5-6 क्वेश्चनों का। यहाँ भी एवरेज 5-6 क्वेश्चनों का रहता है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूंगा तो ये भी 5-6 क्वेश्चन है, ये भी 5-6 क्वेश्चन है, यहाँ भी 5-6 क्वेश्चन है। इट मीन्स मतलब अगर हम ये कहें यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो लगभग 80 से लेकर 90 नंबर की ये क्या होता है सोसाइटी प्रत्येक वर्ष जो 250 में से आ जाती है। ऐसे ही यहां जाएंगे इस ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी का पार्ट भी लगभग यहाँ पे 60-70 के आसपास यहाँ आ जाता है। तो 70 बाकी जो बचेगा 50-60 के आसपास जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो हिस्ट्री आ जाती है। अब तुम देखिएगा कमाल की बात, यहीं से यही टिक बताऊंगा आपको मैं। पूरी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट टू मिडाइवल टू मॉडर्न, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पे मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद ये सब करने के बाद कितने नंबर की आ रही है 50-60 नंबर की आ रही है। लेकिन तुम यहां जाओगे सोसाइटी, सिर्फ यहां पे 10 टॉपिक हैं, यहां पे 12 यूनिट दे रखी हैं GS1 पेपर में। GS1 पेपर में दिखाऊंगा आपको 12 यूनिट है, जिसमें से 3 से 4 यूनिट में जो है इतने नंबर के ये निकल के आ रहे हैं और जहां 4 से 5 यूनिट में ये निकल के आ रहे हैं। तो आप बताओ तैयारी कहाँ करें हम, तैयारी कहाँ करें हम, पहले किन चीजों को मजबूत करें। इसका मतलब ये रहा कि कहीं कम मेहनत करके अधिक आउटपुट निकल के आ रहा तो हमारा जज बनता है कि हम वहीं मेहनत करें। लगे रहेंगे लोग यहाँ से क्रांति को पढ़ने में। इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, डरते रहो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को। भैया क्या हो रहा है यार, क्या होगा उस रूस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति, जब तुम प्रश्न ही नहीं देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स से मिलता भी नहीं है, देखिएगा। तो यही होता है सिलेबस। जब तक आप ये नहीं जानोगे, अभी तक का तुम रिकॉर्ड देखना कि टॉपर्स के कितने कितने नंबर यहाँ से आए हैं, टॉपर्स ने कितना कितना प्राप्त किया है। तुम दम लगा के मेहनत कर लेना। आप ये कह दीजिएगा अगर 120 के आसपास, 120 से ऊपर नंबर बहुत मुश्किल रियल केस में आते हैं। अगर 120 के आसपास आप पहुंच जाते हो तो क्या होगा, आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। इसका मतलब 100 से 120 के बीच में नंबर रहते हैं। इसका मतलब अगर आपको यहाँ 250 में से 100 नंबरों के आसपास बढ़िया लेके आने हैं तो मेहनत तुम क्या करोगे, 80-90 नंबर तो यहीं से खींच डालोगे तुम। सर क्या बात है, क्या बात है सर, बताओ, बोलो यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यही चीजें हम आपके सामने डिफाइन करूंगा आज कि हमें GS1 में क्या टॉपिक होते हैं, क्या रिसोर्सेज होते हैं, कितने कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सब फालतू वालतू जो बातें होती हैं, इन सबसे दूर होकर टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं। मैंने देखा होगा कभी मैंने आपके सामने स्टार्टिंग में आके 10-15-20 मिनट वेस्ट नहीं करा किसी का भी। आइएगा हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, देखिएगा 3 पार्ट से मिलकर बनी है सोसाइटी। सारी चीजें बात करेंगे बेटा। देखिए 3 पार्ट मिलके बनी है सोसाइटी। GS1 का हिस्ट्री, हिस्ट्री में आर्ट कल्चर है, मॉडर्न इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, यानी एंशिएंट और मिडाइवल नहीं है। लेकिन ये किस पार्ट से निकल के आएंगी, आर्ट कल्चर वाले। आर्ट कल्चर वाले पार्ट से यहाँ मिडाइवल से लेकर, एंशिएंट से लेकर मिडाइवल मॉडर्न तक क्या पूछा जाएगा, आर्ट कल्चर पूछ जाएगा। इसलिए आर्ट कल्चर क्या है, इंपोर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री 1-2 प्रश्न कभी कभी आ जाता है। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आपसे पूछता है। फिजिकल में इंडिया की भी, वर्ल्ड की भी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पूछता है।
एंड सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी के पॉइंट से डेमोग्राफिक, सोशल इशूज या डेवलपमेंट जितने भी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग इशूज हैं इसके बारे में। अभी ये क्या है, एक टॉपिक है, इन टॉपिकों को अब माइक्रो टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसका हम सिलेबस जान लेते हैं, राइट। आइएगा चर्चा कर लेते हैं पूरी कहानी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बड़ा मजा आ जाएगा। ये यूपीएससी है, इसको ध्यान रखना, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए इसको कभी भी आना। आइएगा जीएस वन की फर्स्ट, जीएस फर्स्ट पॉइंट पे देखा जाए, चर्चा कर लेते हैं। 12 यूनिट को मिलाकर जीएस पेपर 1 बना हुआ है। इसमें से हिस्ट्री के टॉपिक है, ज्योग्राफी के टॉपिक है, सोसाइटी के 3 पार्ट के टॉपिक मिलके जीएस 1 बना हुआ है। आइएगा वह फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है इस पर चर्चा कर लेते हैं, और उसके बारे में पूरी कहानी लेके चलते हैं कि इसको पढ़ना कैसे कैसे है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पॉइंट में लिखा है यहाँ पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में। भारत जितनी भी हेरिटेज हमारे विरासत हैं, उनकी सांस्कृतिक, विश्व और समाज की ध्यान रखना, इतिहास के बारे में हमें क्या करना है, जानना है, उनके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से चीजों को जानने का प्रयास करना है। ये पहले नंबर पॉइंट पे 1 लिखा है। आइए थोड़ा ब्रीफिंग से जल्दी से समझते हैं और हम मेन पॉइंट पे चलेंगे। नंबर 2 पे क्या लिखा है देख लीजिएगा। नंबर 2 पे लिखा है यहाँ पे इंडियन कल्चरल विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म। जितने भी सांस्कृतिक प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हुई हैं, कला के रूप हुए हैं, साहित्य के रूप हुए हैं या वास्तुकला के रूप हुए हैं, उनके पहलुओं पर क्या करना है, यहाँ पे कवर करना है कि कैसे कैसे चेंजिंग हुए, किस प्रकार से चेंजिंग हुए। तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। 18 शताब्दी के बाद जो भी 18 सेंचुरी के बाद जितने भी वर्तमान तक जो भी यहाँ पे चेंजिंग हुए हैं, यहाँ पर जो घटनाएं हुए, इवेंट हुए हैं, कुछ व्यक्तिगत इश्यूज वगैरह हुए हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा करता है। टॉपिक नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे फटाफट जल्दी से, तो 4 में क्या लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता विभिन्न चरणों में, यानी हमारे जो इंडिपेंडेंट हुए, आजादी हम प्राप्त कर पाए हैं, उनका कैसे कैसे योगदान रहा। अब देखो ये टॉपिक हैं, इन टॉपिकों में अभी क्या जोड़ना है, इन टॉपिकों में हमें क्या पढ़ना है, ये वर्ड देखिएगा, अभी समझाऊंगा आपको। स्वतंत्रता संग्राम कहां से स्टार्ट हुआ, उसके चरण कैसे कैसे, देश के विभिन्न जितने भी हिस्से हैं उनके पहलुओं पर चर्चा करें, इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब करते रहो चर्चा, देखिएगा। तो यहां आपको मैं डिफाइन करूंगा कि यहां इस नंबर में से क्या पढ़ना, आ जाइएगा, पूरी चर्चा हम लोग लेके चलते हैं। टॉपिक नंबर 5 पे जाएंगे, तो टॉपिक नंबर 5 आपके सामने यहां पर है। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर जितना भी समस्याएं पैदा हुई, पुनर्गठन हुआ। आपको पता होगा जब देश आजाद हुआ होगा तो वहां उसके बाद बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे जातीय थी, चाहे धार्मिक थी, या और अन्य जितनी भी समस्याएं थी, उनके पीछे क्या कैसे कैसे हम लोगों ने इशूज थे उनको सॉर्ट आउट कैसे किया। टॉपिक नंबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड द इवेंट फ्रॉम 18 सेंचुरी के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके बारे में बोल रहा है, वर्ल्ड वार हुए हैं। तो ये क्वेश्चन टॉपिक नंबर 6 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट में जो लिखा हुआ है, विश्व इतिहास में 18 शताब्दी की घटनाओं को शामिल किया गया। अभी तक क्या चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। देखिए टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 7 तक। यूनिट नंबर हम लोग बात करेंगे 8 की। जब यूनिट नंबर 8 पे आ जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे 8 यूनिट क्या आ जाएगी, सोसाइटी की निकल के आ जाएगी। अब सोसाइटी में क्या है, महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं की भूमिका संगठन में, जनसंख्या में संबंधित मुद्दे क्या हैं, उनकी गरीबी के मुद्दे क्या हैं, विकासात्मक इशूज क्या है, शहरीकरण के इशूज क्या है, या उनकी समस्याएं क्या हैं, ये सारे जो है किसमें आ चुकी हैं, 8 में। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक क्या है, हिस्ट्री का पार्ट है, आर्ट कल्चर का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन जब 8 से आ जाएंगे तो 8, 9, 10 ये क्या हो जाएगा, सोसाइटी का पार्ट बन जाएगा। तो आइएगा सोसाइटी के पार्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक नंबर यहाँ पे 9 क्या लिखा है, यूनिट देखिएगा क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण हुआ था हमारा, एलपीजी जो हुआ था, उसका प्रभाव जो हमारे समाज पर क्या पड़ा, इंपावरमेंट पे क्या पड़ा, सांप्रदायिकता क्या हुई, क्षेत्रवाद क्या हुआ, धन निरपेक्षता के बारे में क्या हो जाएगा। तो यानी ये टॉपिक नंबर 9 में लिखा हुआ है। आगे चलेंगे यहाँ पे टॉपिक नंबर 10। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ये क्या आ चुका है, ज्योग्राफी आ चुका है। तो 10, 11, 12 क्या है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यानी अगर आपसे कोई ऐसी चर्चा कर रहा है 1 से लेकर 7 तक, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर, और यहाँ 8 और 9 क्या है, यहाँ सोसाइटी का पार्ट है, और 10, 11 और 12 क्या है, ज्योग्राफी का पार्ट है। बताओ, कमेंट करो एक बार, बता पाओगे नहीं बता पाओगे। अगर हम 12 यूनिट को कन्वर्ट कर दें तो 1 से लेकर 7 हिस्ट्री के पार्ट है, 8 और 9 सोसाइटी का पार्ट है, और 10, 11, 9, 10, 11, 12 जो है किसका, ज्योग्राफी का पार्ट है। एक बार कमेंट करो, मजा आ रहा नहीं, आप बताओ कमेंट करके। आपस में बात मत करिएगा।
पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, सबको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो यहां से आइएगा, हम पूरी जर्नी को लेके चलते हैं। अब तुम्हें क्या करना है देखिएगा, किस विषय के सापेक्ष में किस पे ध्यान देना, देखिए कमेंट करें एक बार, यस और नो। देखो, अगर आप आर्ट कल्चर के पार्ट को देखेंगे, अब आपको एक मैंने कंफर्म कर दिया, 1 से लेकर 7 तक हिस्ट्री का पार्ट है, 8 और 9 किसका पास है, सोसाइटी का पार्ट है, और 10, 11, 12 किसका पार्ट है, यहां से बोलेंगे सर ये ज्योग्राफी का पार्ट है। यानी आप कह सकते हैं कि 12 यूनिटों को मिलाकर जीएस फर्स्ट पेपर बनाया गया है, जहां से 250 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरी कहानी आपको मैं बता चुका हूं। कमेंट करें, मजा आ रहा नहीं आ रहा, सब एक बार कमेंट करें। चलिए, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि यदि आर्ट कल्चर से प्रश्न आएंगे तो कौन कौन से इवेंट पे आपको यहां पे ध्यान देना, देखिएगा। अगर पहले पॉइंट की हम लोग चर्चा करें तो क्लासिकल डांस जितने भी हैं, क्लासिकल डांस क्या होता है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, क्लासिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप समझना पड़ेगा। एंशियंट से लेकर मिडाइवल से लेकर मॉडर्न के काल तक इनमें क्या चेंजिंग हुआ है इसको समझना पड़ेगा। कुछ टेम्पल को जानना पड़ेगा, थीम ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, लिटरेचर यानी साहित्य के बारे में जानना पड़ेगा, म्यूजिक एंड म्यूजिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं इसके बारे में। तो यानी 5 पॉइंट हैं जो आपको आर्ट कल्चर में एंशियंट से लेकर मिडाइवल तक से लेते हुए मॉडर्न तक आपको पढ़ने हैं। तो ये एंशियंट के लिए है। आगे चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना है, देख लीजिएगा। 4 इंपोर्टेंट यहां पे जितने मूवमेंट हुए हैं, पहला स्वदेशी वाइकॉट जो मूवमेंट हुआ है, खिलाफत हुआ है, नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग जो हुआ है, सिविल डिसबॉन्ड जो हुआ है मूवमेंट, क्वाइट इंडिया भाषो आंदोलन जो हुआ है। यानी ये मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे मेन पिलर जो है, जहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से वो मैक्सिमम प्रश्न पूछता है, वो एरियाज हैं जो आपको फोकस करने। देखिएगा, मैं आपके आगे लेके चलता हूं, यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो आगे चलेंगे, यहां पे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री का पार्ट है, वहां पे किसको कवर करना है, एडमिशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट। जो हमारे देश के अंदर का जब देश विभाजन हुआ तो उसके बाद हमारे पास संयुक्त जो राज्य बनाए गए थे, जो प्रांत बनाए गए थे, उसके बारे में कैसे किया। रोल ऑफ इंपोर्टेंट जितनी भी पर्सनलिटीज हैं उसके बारे में जानना है। इंपोर्टेंट जो मूवमेंट हुए हैं आफ्टर 1947 उसके बारे में जानना है। कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, इसके बारे में जानना है। यानी ये आपको यहाँ पे मॉडर्न इंडिया के आस्पेक्ट्स पे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानना है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप आओगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ पढ़ना है अमेरिकन क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रशियन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ना है, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड पढ़ना है, और इसको करंट अफेयर से जोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में GS1 के लिए यही पढ़ना दिखेगा। क्या बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया कि कितना कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आइए सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी में आपको क्या पढ़ना है, देखिएगा यहाँ पे सोसाइटी में इतना पढ़ना है, डाइवर्सिटी इंडिया। तो आपने देखा होगा क्लास नंबर पॉलिटिका जो क्लास नंबर 6 का पहला ही चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, वो यही लिखा है। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे, इनकी जो समस्या इशूज हैं, और इंडियन सोसाइटी में जो इशूज हैं, चाहे पॉवर्टी को लेकर हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर हो, या डिस्प्लेसमेंट को लेकर हो, विस्थापन को लेकर हो, सारे इशूज कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो यहाँ सोसाइटी में आपको क्या करना है, यही कवर करना है। क्लियर। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में तुमको क्या करना है, देख लीजिए। ज्योग्राफी में सिर्फ इतना करना है, देख लीजिएगा। साइक्लोन 10 टॉपिक है। साइक्लोन क्या हो रहा है, हेरिकेन्स क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री जितने भी है उनके बारे में जानना है, वाटर बॉडीज के बारे में जानना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना है, नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानना है। तो नहीं, यहाँ पे ज्योग्राफी में GS1 में यही जानना है। अब तुम पढ़ते रहो, ओशनोलॉजी पढ़ते रहो, खलास। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता ही नहीं दिखेगा वहां से। इसी को कहते हैं कि जब तक आप अपने सिलेबस को पी के साथ, मेंस के साथ आपस में इंटरलिंक करोगे, तुम पढ़ते रहोगे पूरी रामायण, तुम पढ़ते रहोगे। यहां पे ध्यान रखना, ओशनोलॉजी, प्रशांत महासागर साहब कैसे बने, ये सब कहानी चलती रहेंगी जीवन में भी और आपकी किताबों में देखिएगा। तो यहां से ये पूछता है ज्योग्राफी में। तो एक बार कमेंट करके बताइए दिल से कि सर बताइए, बस सर मजा आ गया इसमें। तो यानी मजे का मतलब ये है कि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यहां से ईयर वाइज जो है कैसे कैसे डाटा ये पूछा गया है, ये आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपको यहां से मजा आ जाएगा। देख, ये 250 नंबर का डाटा है और ये आपके सामने रिप्रेजेंट आइएगा। 250 नंबर, ये 2015 का डाटा है, ये 16 का है, ये 17 का है, ये 18 का है, ये 19 का, ये 20 का, 21 का, 22 का अभी आया है। देखिएगा, अब देखो, अब देखो बड़ा मजा आ जाएगा।
इंडियन कल्चर, भारतीय जो हमारे पास कल्चर है, 2015 में आपको पता होगा 20 प्रश्न आते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चनों में जो 150 वर्ड को लिखने होते हैं वो आपके 10 नंबर के होते हैं। जो यहाँ 250 वर्ड में लिखने होते हैं वो आपके 15 नंबर के होते हैं। कुल मिला के जो पेपर है वो 250 नंबर का बनता है और यहाँ 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इस 20 क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ इंडियन कल्चर 2015 में 25 नंबर का आया, फ्रीडम स्ट्रगल से मूवमेंट से क्वेश्चन 25 नंबर के आए, वर्ल्ड हिस्ट्री से 25 नंबर का आया। अब देखो बड़ा मजा आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी एक या दो प्रश्न से ऊपर कभी आता ही नहीं है। अब देखो यहाँ 25 नंबर मतलब 2 प्रश्न थे, यहाँ 16 में कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ 17 में 10 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आया था, 15 में यानी एक क्वेश्चन आया था, 19 में एक क्वेश्चन आया था, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं आया और यहाँ पे 21 में एक क्वेश्चन आया था। इसका मतलब है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री से एक या दो ही प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर एक प्रश्न 10 नंबर में आएगा 10 नंबर मिलेंगे, 15 में आएगा तो 15 मिलेंगे। अब सोचो एक क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी मोटी किताब, इतनी मोटे मोटे वर्ल्ड को जानने की आवश्यकता है? बोलेंगे सर नहीं। तो ये तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है। देखिए अब देखो मजे की बात, तुम्हारे दिमाग में एक सिनेरियो बन जाएगा। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का पोस्ट इंडिपेंडेंस, सबसे पोस्ट इंडिपेंडेंस देख लीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट और यहाँ पे आफ्टर दोनों को दिमाग रखिएगा। 0 नंबर का 15 में, ये 37.5 नंबर का, देखो 0 का 0 का 0 का 0 और 10 का। इसका मतलब यहाँ पे एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तुम्हें फोकस बता रहा हूं, देखिएगा पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन से देखिए, अब मजा आ जाएगा। पॉवर्टी से 25 नंबर का, ये 12.5 नंबर का, यहाँ पे 0, यहाँ पे 40, यहाँ पे 0, यहाँ 25, यहाँ 15। इसका मतलब पॉवर्टी और पॉपुलेशन सिर्फ 2 टॉपिक अगर आपके रेडी हैं तो आप एक या दो प्रश्न देखने को आपको यहां से मिल जाएंगे। ये वो टॉपिक हैं, तुम्हें कहीं पॉवर्टी कोई इश्यूज दिखाई दे रहा है, कोई न्यूज दिखाई दे रहा है, पकड़ लो, खींच लो, आजा बेटा GS 1 में ठोक दो उसको पॉवर्टी में। उसके बाद डेवलपमेंट, विकास से, चाहे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, कोई डेवलपमेंट हो, देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है यहां से। एक ही है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, जो यहाँ इफेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, किसानों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या युवाओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारा इम्पैक्ट जो देख लो। 12.5 नंबर, 12.5 नंबर, 0 नंबर, 15 15 15 15 0। इसका मतलब एक या दो क्वेश्चन देखने को तो मिलता ही है एवरी ईयर। तो ये एलपीजी 1951 का हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ था, एलपीजी हुआ था, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक प्रश्न कहीं ठुक रहा है, पकड़ लो उसको भाई, आ जाए यहां से, राइट। उसके बाद देखो वुमेन इशू, सबसे जबरदस्त पॉइंट है वुमेन इशू। वुमेन इशूज, चाहे वो आज के समय तुम देखा होगा दिल्ली में क्या हुआ, हाल ही में देखा हो पाएगा, किसी लड़की को 35 बार किया गया मारने के लिए। यानी यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ वुमेन इशू से, यहाँ पे देखो 15 नंबर का, 35 नंबर का, 10 नंबर का, यानी अगर एक प्रश्न आएगा तो 10 नंबर का, दो प्रश्न आएंगे तो डिपेंड करता है कि 10 नंबर के आ रहे हैं, 15 नंबर के आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आप देखेंगे 37.5 नंबर, 12.5 नंबर, 60 नंबर, 10 नंबर, 55 नंबर, 10 नंबर, 15 55, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। इसको तो भाई पकड़ पकड़ के इकट्ठा करना है। क्लाइमेट चेंज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद डायनेमिक बैकग्राउंड, ये करंट इश्यूज वगैरह में, इसको तो पकड़ना है, कहीं से भी ध्यान रखना। बताइएगा, बताइए मजा आ रहा नहीं आ रहा, बताओ। ऐसे ही यहाँ पे साइक्लोन और ये तुसामी, यानी कह सकते हैं आप दो ही टॉपिक को तुम देख लीजिएगा, दो ही टॉपिक से यहाँ 0 नंबर का, 12.5 नंबर का, 15 नंबर का, 0 नंबर का, यानी साइक्लोन और यहाँ पर जो टॉपिक है तुसामी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक प्रश्न आना ही कंपलसरी है। फिजिकल ज्योग्राफी से, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने आपके सामने ये टॉपिक को डिफाइन कर दिया है कि जहां हमें ध्यान रखना, विशेष ध्यान देना। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बन जाता है, सर हमें इन टॉपिकों की लिस्टिंग आपको मैं दे दूंगा पूरे टेलीग्राम पे, इनको लिख लीजिएगा और उसको यूनिट वाइज बांट लीजिएगा। इसका मतलब आपको कंफर्म हो गया कि 1 से लेकर 7 तक यूनिट पे किसका टॉपिक है, हिस्ट्री का, 8 और 9 किसका है, सोसाइटी का, और 10 11 12 किसका है, बोलेंगे सर यहां से 10 11 12 जो है हमारे किसका है, ज्योग्राफी का, है ना, 10 11 और 12। अब सोचिएगा, इसको फिर कंपाइलेशन करेंगे हम लोग। अब सपोज कर लो यदि कोई विद्यार्थी यहां से इन सारे टॉपिक को सीक्वेंस वाइज रेडी कर ले, सपोज कर लो वुमेन इश्यूज है, तो भाई ये सोच के मत पढ़ो कि सोसाइटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, आप वुमेन इश्यूज को रेडी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे आने वाली चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम से आराम से टैकल हो जाएंगी। बताइए कैसी लग रही क्लास, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ कमेंट करके।
यानी हमें ये डायरेक्शन भी देना है, हमें छोड़ना कुछ तो है ही नहीं इसमें। वर्ड बनता है कि हमें ध्यान ज्यादा कहाँ देना है ना, ध्यान ज्यादा कहाँ देना है। तो ऐसे ही हमें ये शेड्यूल बताता है कि प्रश्न का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बताइए कितना मजा आ रहा है सबको, कमेंट करके बताइएगा। इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, सभी लोग बताइए। आइएगा कुछ लोगों के आपके सामने नाम मैंने बता रहा हूँ। देखिए जो टॉपर्स हुए हैं 2021-22 का तो अभी हुआ है, तो इसके लिए इसको मैं देखो देखिएगा। यहां से ईयर की बात करेंगे, 2014 में इरा सिंगल थी, आपको पता है, विकलांग थी बेचारी, लेकिन यहाँ नंबर कितने प्राप्त किए, 103, कितने में से 250 नंबर से। 2014-15 में आपको पता है टीना टावी हुई, 119 नंबर प्राप्त करे हैं। नंदिनी के आर के 131 अभी तक का हाईएस्ट नंबर है, देख लीजिएगा टॉपर में। उसके बाद 2016 में देखेंगे नंदिनी के आर के 31, 17 में अनुदीप दृष्टि के यहाँ पे 123, कनिष्क कटारिया के 98, प्रदीप सिंह के यहाँ 108 और शुभम के 115 और श्रुति शर्मा के 119। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप जब ये टॉपर के इतने नंबर आ रहे हैं तो आप कितना ही जी जान लगा लीजिएगा, आपको कंफर्म पता है कि 100 से लेकर 110 के बीच में आ जाए ये इनफ है। तो यानी अब 110 और 100 नंबर हमें सबसे बेहतर नंबर कहां से खींच सकते हैं, आपको पता है सोसाइटी से खींच सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से खींच सकते हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री में भी जाएंगे तो हिस्ट्री में जो एरिया है वो कौन सा है, मॉडर्न इंडिया का एरिया है। तो आइएगा पूरी कहानी को सजाते हैं। आपको मजा यहाँ तक आ रहा होगा देखना। कैसी लगी क्लास, अच्छे बताओ कमेंट करके सब लोग। ऐसा आपने मुझे लगता है कि ध्यान रखना इन चीजों को। अब मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, पहले वाले यूनिट को कहाँ से रेडी करना है, क्या उसमें पढ़ना है, ये पूरी फिल्म आपके सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है जो मैं बता रहा हूँ उस फिल्म में कहीं ना कहीं आपको मजा आ रहा होगा देखने में, है ना। चलिए आइएगा पूरी फिल्म की कहानी को लेके चलते हैं। एक बात बताइएगा, एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं यूनिट नंबर 1 से लेकर 12 तक है यहाँ तक, पहली वाली यूनिट को यहाँ से रेडी करना है, दूसरी यूनिट को यहाँ से रेडी करना है, तीसरी को यहाँ से रेडी करना है, तो कैसा रहेगा बताओ। फिर उसको सीक्वेंस वाइज तरीके सजने हम समझने का प्रयास कर लें तो बोलिए मजा आएगा नहीं आएगा, बताओ कमेंट करके। अब देखो GS1 के लिए, GS1 पेपर के लिए यहां पे ओनली ये आपको कंटेंट पढ़ना है। कोई आपसे मना कर रहा हो उसे पकड़ के मारो, किसी की नोट से बिलीव मत करिएगा। जब तक आप ऑथेंटिक डाटा को नहीं पढ़ोगे तब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, सच है, मेंस भी नहीं कर पाओगे। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है, ये बहुत कम से कम मैं कह सकता हूँ इंपोर्टेंट किताब है, ये इसको आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। और पार्ट नंबर 1, सेकंड, थर्ड जो थीम की बुक आती है इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी की, उसको यहाँ फॉलो करना है। एंशिएंट इंडिया के लिए आपको रमेश कुमार शर्मा के लिए, और आफ्टर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा। प्रीलिम्स के लिए इसको आप इग्नोर मार सकते हो, स्पेक्ट्रम से काम चल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए ये बिपिन चंद्रा को तो भाई 2-3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आप GS1 पेपर में हिस्ट्री के पार्ट को आप आराम से इनसे रेडी कर पाओगे, बहुत आराम से। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में जाएंगे तो ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में यहां आप जीसी लियोन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी की ध्यान रखना, क्लास नंबर 11 और 12 की किताब जो है ये बहुत सफिशियंट किताब है इनके लिए, ध्यान रखना, जो आपको यहाँ कवर करनी पड़ेंगे। उसके साथ साथ अगर लगता है तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, माजिद हुसैन सर की वर्ल्ड हिस्ट्री की भी और इंडियन हिस्ट्री की भी, इंडियन ज्योग्राफी की भी, दोनों को प्रेफरेंस के तौर पर आप रख सकते हैं, उसको रेडी कर सकते हैं। बाकी ये वर्ल्ड मैप, सॉरी वर्ल्ड एटलस, तो ये आपको यूज करना ही पड़ेगा। ये ज्योग्राफी का कंटेंट है। आइएगा अब बात करते हैं आर्ट कल्चर के लिए। आर्ट कल्चर के लिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड किताब जो यहाँ पे फाइन आर्ट की आती है 11 क्लास की और 12 क्लास की, उसको आपको आराम से वो चीज़ें कवर कर लेंगी जो यहाँ GS1 में डिमांड की जाती है। उसके साथ तुम्हें लगता है कि अभी मुझे और पढ़ने की गुंजाइश, हमारा कंटेंट अच्छा रेडी नहीं हो पाया है, तो नितिन सिंह घियाने की किताब को भी यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। आइएगा बात करते हैं यहाँ पे सोसाइटी के लिए।
सोसाइटी के लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी क्लास नंबर 11th की 12 की सोशोलॉजी की एनसीईआरटी जो होती है, सोसाइटी की जो एनसीईआरटी है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो आराम से रेडी कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम इंडिया और यहाँ पे जो राम आहूजा किताब आती है उसको प्रिपेयर करके बस करंट अफेयर की जितने भी इशूज वगैरह होते हैं करंट अफेयर न्यूज़पेपर से या मैगजीन से, उसको आप रेडी करते हुए चले जाइएगा। आपका यहाँ पे सोसाइटी भी रेडी हो जाएगा। इसका मतलब आपके 3 पिलर हैं जिनको आपको रेडी करना है, ये आपको यहाँ मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, आपको और मजा यहाँ से आने वाला है। चाहिएगा बताओ, कमेंट करो और आगे चलें, आनंद के साथ आगे बढ़ें। चलिए अब बढ़ते हैं। अब कहानी आज स्टार्ट होती है बड़ी मोहब्बत के साथ। टॉपिक नंबर 1 आपको पता होगा, 1 से लेकर 7 तक टॉपिक क्या है हिस्ट्री के। हिस्ट्री में चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो या बाकी 8 और 9 टॉपिक क्या है सोसाइटी का। ये लिख लो अपने दिमाग में, नहीं आपकी टंग्स पे लिख लीजिएगा। और 10 और 11 और 12 क्या टॉपिक है यहाँ पे, ज्योग्राफी का है। टॉपिक नंबर 1 के लिए मैं आपको ये भी डिफाइन कर दूंगा इस टॉपिक को कहां से रेडी करना है। टॉपिक नंबर 1 क्या है, इंडियन कल्चर एंड विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फ्रॉम लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। यानी भारतीय प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के जितने भी कला रूप हैं, साहित्य हैं, इनको कवर करने के लिए इसके सोर्सेज के रूप में सबसे बेस्ट सोर्स जो है, आपको ध्यान रखना 2 सोर्स मिलेंगे। एक तो एनसीईआरटी का है, एक एनआईओएस का है। लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो क्लास नंबर 6 की एनसीईआरटी अवर पास्ट, क्लास नंबर 7 की एनसीईआरटी अवर पास फर्स्ट, क्लास नंबर 8 की एनसीईआरटी अवर पास सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे क्लास नंबर यहाँ पे 12 की थीम इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये थीम वाली जो है क्लास नंबर 11 12 की जो है, ये 12 की जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। तो यहां से अगर टॉपिक नंबर 1 रेडी करना है तो इन 3 एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक कवर कर डालेंगे, आपको मजा आ जाएगा। बोलिएगा बताइए क्या कहना चाहते हो। टॉपिक नंबर 1 तुमको ऐसे रेडी करना है। आइएगा टॉपिक नंबर 2 क्या है, इसके बारे में पूरी फिल्म को समझते हैं और आपको यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 की भी मैं आपके सामने फिल्म बनाता हूँ। अगर आप एक बार कमेंट कर दो सर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। टॉपिक नंबर 2 क्या लिखा है देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 2 लिखा है मॉडर्न इंडिया, सो हिस्ट्री ऑफ अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट जितनी भी हुई हैं। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, ओनली जो ऊपर एनसीईआरटी बुक लिखी हुई है उसके साथ यहाँ पे बस ओनली करंट अफेयर इश्यूज को आपस में जोड़ना है। तो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 जो है यहाँ से ऑटोमेटिकली रेडी होता हुआ चला जाएगा। आएगा टॉपिक नंबर, बात करते हैं 3 की। टॉपिक नंबर 3 को कहां से रेडी करना है ये आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 आपके सामने देखो, ये रहा, बहुत मजा आ जाएगा। द फ्रीडम स्ट्रगल इट, देखो इस टॉपिक के लिए स्वतंत्रता संग्राम, इसके जो विभिन्न चरण हैं या विभिन्न जितने भी हिस्सों हैं उन पे योगदान किसका रहा, कैसे करना। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत सारे जो रेफरेंस देते हैं स्पेक्ट्रम का, ये अच्छी किताब है लेकिन ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए भी अच्छी है किताब, मेंस के लिए भी अच्छी है, लेकिन इससे अच्छी किताब कौन सी है, बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स जो है, ध्यान रखना किसके टॉपिक नंबर 3 के लिए है, जो यहाँ टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। उसमें पार्ट कौन सा पढ़ना ये भी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 के लिए तुम्हें क्या प्रेफरेंस के रूप में रखना है। टॉपिक टॉपिक नंबर यहाँ पे 3 के लिए ध्यान रखना, ओनली यहाँ पे विपिन चंद्रा को रखेगा, यहां से आपको मजा आ जाए। चले कुछ टॉपिक नंबर यहाँ पे बात करते हैं 4 के बारे में। अब 4 के बारे में टॉपिक को समझेंगे, बड़ा मजा यहां से आ जाएगा। आइएगा टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4, अब टॉपिक नंबर देखो 4 क्या है, देखिएगा मैं आपको लिख लेना, इसको मैं नोट डाउन दे दूंगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी हमारे पास जो कंट्री में यहाँ पे भीतर जो हुआ था, पुनर्गठन हुआ है, कुछ चेंजिंग हुआ है, टॉपिक नंबर 4 में। अब इसको कहाँ से रेडी करना है आप देखो, बहुत मजे के बाद चैप्टर नंबर 6 टू 12, चैप्टर नंबर 6 टू 12 किसका, बिपिन चंद्रा का। चैप्टर नंबर 6 से लेकर 12 तक बिपिन चंद्रा का पढ़ लेना, ये रेडी हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर और मैंने लिखा चैप्टर नंबर 8 से लेकर 14, यहाँ पे 6 से लेकर 12, उसका 8 से 14 जो आफ्टर गांधी वाला चैप्टर है उसको भी आप पढ़ लेना, ध्यान रखना। ये आपसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 जो रेडी करना है वो चैप्टर नंबर 6 से 12 करना है, बाकी 1 2 3 4 को भी नहीं छूना, देख लीजिएगा। ऐसे करके जब आप पढ़ाई करोगे तो फिर देखें काहे तुम सोचते हो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या नहीं क्लियर नहीं है, देखिएगा। आइएगा बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 की।
टॉपिक नंबर 5 को भी चलने का प्रयास देखते हैं। देखिए, टॉपिक नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्या लिखा है? विश्व के इतिहास के बारे में पूछ रहा है 18वीं सेंचुरी के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं। क्या करेंगे इसमें? तुम्हें कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी क्लास नंबर 9th की, क्लास नंबर 10th की, क्लास नंबर 11th की, ओनली मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में आप पढ़ लेना, यहां से कवर हो जाएगा। सर क्या बात है, बड़ी मेहनत लगी बेटा। और यदि मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक नंबर 5 को रेडी करने के लिए एनसीईआरटी क्लास नंबर 9, 10th, 11th ओनली मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न की जो पार्ट है उसको पढ़ लेना। जबकि इसके लिए मार्केट में कोई अल्टरनेट जो वो है वो बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे किताब करनी है तो यहाँ अर्जुन देव की किताब को यहाँ रेफरेंस के तौर पे आप रख सकते हैं, जो इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। क्लियर? आइएगा टॉपिक नंबर 5 के बाद टॉपिक नंबर 6 चलते हैं। देखिएगा टॉपिक नंबर 6 आपके सामने ही रहा। क्या लिखा है? साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए उनको जोड़ दिया गया है इसलिए। तो अब यहाँ लिखा अबाउट साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी रीड, क्या करना है? ओनली एनसीईआरटी। कौन सी क्लास की? ओनली 12th क्लास की। कंप्लीट बुक करना है विदाउट मार्टर वाक, यानी यहाँ अंडरलाइन नहीं करनी है, सबको पढ़ना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। और यहाँ पे इस टॉपिक के लिए आपको यहाँ राम आहूजा को भी यहाँ रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। ये तो किताब भी क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइएगा टॉपिक नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जो आपको बताया था मैंने यहाँ पे। इसके लिए भी ध्यान रखना, जो टॉपिक नंबर 7 है इसके लिए भी जो उपरोक्त यहाँ पे राम आहूजा है ये निकल के आ जाएगी। महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन है, जनसंख्या है, जितने भी इशूज वगैरह हैं, विकासात्मक मुद्दे हैं, शहरीकरण है, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। टॉपिक नंबर बात कर लेते हैं यहाँ पे 8 के बारे में। भारतीय समाज पर जो प्रभाव पड़ा है टॉपिक नंबर 8 के बारे में, इसको हम लोग बताएं तो इसके लिए भी ध्यान रखना, आपको राम आहूजा को फॉलो कर लेना है, ये आराम से इसको कवर करा लेगी। आइएगा टॉपिक नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 9 क्या बोल रहा है? सोशल एम्पावर जो है, ये टॉपिक भी राम आहूजा से आपको रेडी हो जाएंगे। राम आहूजा एक ऐसी किताब है जो सोसाइटी के सारे पहलुओं को रेडी करा देगी, यानी सोसाइटी के सारे पहलुओं को रेडी करा देगी, ये ऐसी किताब है। टॉपिक नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो भारतीय भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं जो है, इसके लिए तुम्हें क्या करना, देखिए ये अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले क्लास नंबर 11th की सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको तो भाई आपको स्किप नहीं करना किसी कीमत पे भी। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट जो यहाँ पे जीसी लियोन की यहाँ पे किताब है, उसको भी आप रेफरेंस के तौर पे इसको रख सकते हैं। तो इट मीन्स मतलब टॉपिक नंबर 9 के बाद की मुख्य विशेषताओं के बारे में इसको आराम से इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। सारी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे बच्चे, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। बड़ी मुश्किल से, बड़े आराम से इसको ध्यान रखना, सजाने का प्रयास किया गया है। ये जो टॉपिक है 11, ये भी वहीं से रेडी हो जाएगा। यहाँ से टॉपिक नंबर जो 11 है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी से ही रेडी हो जाए, क्लास नंबर 12 की। और क्लास नंबर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्लास नंबर 12 की एनसीईआर जो 12 टॉपिक है उसको जो मैंने लिखा है नीचे वैसे ही, तो ये भी एनसीईआरटी से ही रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे करके पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो अभी तक हमने क्या समझा, किसका किसका वेटेज कैसे कैसे आता है, किस प्रकार से चीजें उसमें दी गई होती हैं। बताइए कैसा लग रहा है, क्लास मजा आ रहा है? आइएगा इस क्वेश्चन के बारे में और भी हम डिफाइन डीपली लेके चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कैसा है। 2020 का पेपर आपके सामने है। 2020 के पेपर में 20 क्वेश्चन थे, 20 ही क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर से, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से आर्ट कल्चर से 1, 2, 11, 12 और 19, देखिएगा 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन इसमें कॉमन देखने को मिलेगा। आप अगर इसमें देखेंगे ये वाला 19 जो, ये वाला 19 क्या है, आर्ट कल्चर में भी है और ये सोसाइटी में भी है। तो इस 19 को आप कॉमन देख सकते हैं क्योंकि ये आर्ट कल्चर सोसाइटी का भी एक पार्ट होता है जो कहीं ना कहीं चेंजिंग हो रहा होता है, राइट। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? 3 और 13, यानी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? 8। आर्ट कल्चर से कितने को देखने मिल रहे हैं? आर्ट और कल्चर को दोनों को मिला लें, 5 2 कितना, 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बाकी सोसाइटी से कितना क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? तो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 6 क्वेश्चन देख। अब सोचो, डिपेंड करता है, आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 10 नंबर में ज्यादा है, लेकिन सोसाइटी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 15 नंबर में ज्यादा है। देखिए, और ये 2020 का पेपर है जिसको मैं पूरा कराऊंगा 1 बाय 1 करके, देख लेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो बड़े आराम समझो, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा मैं। क्या क्वेश्चन है?
रॉक कट आर्किटेक्चर प्रारंभिक भारतीय कला के इतिहास के बारे में हमारे ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ जो स्रोतों में से एक का रिप्रेजेंटेटिव करती है, चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल सबसे महत्वपूर्ण चरण था, गणना करें। देखिएगा, लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दीर्घकालीन प्रभाव का वर्णन करें, किसका है, मॉडर्न इंडिया का है। आगे, परिवर्त प्रशांत क्षेत्र की जो भूगोलिक विशेषताएं हैं, किसका है, ज्योग्राफी का है। देखिएगा, कितने वर्ड में, 150 वर्ड में 10 नंबर में, 150 वर्ड में 10 नंबर में, है ना, 150 वर्ड में 10 नंबर में। तो जहां वर्ड 150 है वहां नंबर 10 है, जहां 250 है वो नंबर 20 है। तो ये प्रश्न कहां से आ रहे हैं, देखिएगा, ये एंशिएंट से, आर्टिकल्चर से, मॉडर्न उससे, हिस्ट्री से। आगे चलेंगे, देखो यहां से क्वेश्चन नंबर, यहां पे देखो 6 है, हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर दूरगामी प्रभाव कैसे पड़ेगा। ये क्वेश्चन किसका है, ज्योग्राफी का है। आगे चलेंगे, कच्चे माल के स्रोत से दूर जो लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तन स्थिति है उसका क्या वर्णन करें, ये किसका है, ज्योग्राफी का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 किसका, देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति ने अपनी प्रासंगिकता को खो दिया है, अपने उत्तर के सिद्धांतों के सापेक्ष में विस्तृत वर्णन करें, किसका है, सोसाइटी का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कोविड 19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं, गरीबी को गति दी है, टिप्पणी करें, ये किसका, सोसाइटी का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रवाद बढ़ती सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होता है, किसका है, बोलेंगे सर ये सोसाइटी का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों, कला की कल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चर्चा करें, किसका है, आर्ट कल्चर का है। आगे चलेंगे, मध्यकाल मध्य युगीन भारत के सभी फारसी साहित्य स्रोत युग की भावनाओं को दर्शाते थे, टिप्पणी करें, आर्ट एंड कल्चर का है। देखिए, जब तक आप प्रश्न को पढ़ के ये नहीं समझ पाओगे प्रश्न किसका है, तब तक तुम्हारे दिमाग में स्रोत कैसे जाएंगे, रिसोर्सेज कैसे जाएंगे। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक पढ़ने, देखो आगे लिखिएगा, 1920 के दशक में बाद से राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न वैचारिक किस्से हासिल की है, इस तरह से अपने सामाजिक आधार पर विस्तार किया, चर्चा करें, सोसाइटी का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, नदियों में आपस जोड़ने में सूखे, बाढ़ बाधित, नेविगेशन की बहुआयामी जो परस्पर संबंधित समस्याएं हैं वहां व्यावहारिक समाधान मिल जाएगा, इसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए, तो ऐसे करके हमें समझना पड़ेगा। आगे, हैदराबाद, पुणे जैसे स्मार्ट शहर सहित जितने भारत के लाखों शहरों में भारी बाढ़ का कारण है उसकी चर्चा करें, यानी ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अब देखो फिर किसका आ रहा है, क्या वैश्वीकरण के कारण भारत में विविधता और बहुलवाद खतरे में है, अपने जवाब का उचित साबित करें। तो यानी क्या, 250 वर्ड में, किसका, सोसाइटी का क्वेश्चन है। रीति रिवाज और परंपराएं रूढ़िवादिता की ओर ले जाने वाले कारणों को दबा देती हैं, चर्चा करें, किसका, सोसाइटी का क्वेश्चन है। आगे देखो, भारत में डिजिटल पहल ने देश में शिक्षा प्रणाली के कामकाज में कैसे योगदान दिया है, अपने उत्तर की व्याख्या करें, किसका क्वेश्चन है, सोसाइटी का क्वेश्चन है। दोस्त, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं आज कि हमें GS1 के अंतर्गत जो है पूरा कंपाइलेशन करने के साथ साथ चीजों को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि यहाँ इस टॉपिक से कैसे कैसे रेडी करना है। तो मैंने आपके सामने और भी बहुत कुछ है, इसको मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप इसको बड़े आराम से पढ़ें, सीक्वेंस वाइज पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें। फिर मैंने लिखा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर कितना, चैप्टर नंबर 8 to 14 लिखा है, इसके लिए इसको मार्क करिए अभी जाके। 6 to 12 लिखा है, इसको मार्क करिएगा। उसके बाद तुम्हें कोई घटना दिखाई देती है कि जितने भी समावेशन की या पुनर्गठन की ध्यान रखना, उसके बारे में वहां मार्क करके उसको निकलने का प्रयास करें। तो GS1, GS2, GS3 जब तक आप कंपाइलेशन नहीं कर पाओगे तब तक चीजों में यही समझते रहोगे कि हाँ कहां से प्रश्न कैसे आते हैं। देखिएगा कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट कर लीजिएगा। तो ये सब चीजें मैं सीक्वेंस वाइज लेके चलाऊंगा। तो एक खुशखबरी आपके लिए मैं दे दूं, क्या आप चाहते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करें, इस इंडियन सोसाइटी पर पूरी डिबेट की जाए, जहां से मैं कह सकता हूं कि लगभग 70-80 और ये 90, कभी कभी ये 100 नंबर तक भी पहुंच जाती है। तो एवरी ईयर अगर जहां पे यहाँ 80-90 नंबर की सोसाइटी आ रही हो और जहां सिर्फ 2 से 3 यूनिट आ रही हो, देखिएगा अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे 1 से लेकर 7 यूनिट में है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट से लेकर ये सारी बातें हैं और क्वेश्चन बराबर ही आ रहे हैं इसके। लेकिन यहाँ 2 से 3 यूनिट है और 2 से 3 यूनिट मतलब 10 टॉपिक हैं ओनली, और 10 टॉपिक पर अगर विस्तार से बात कर ली जाए तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहाँ पे आने वाले नंबर जो हैं आपको बेहतर मिल पाएंगे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। क्या आपने कभी ऐसा एनालिसिस देखा किसी ने? नोटंकी बाजी चल रही होगी दुनिया के हर किसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैंने एक भी बात आपको लग रहा होगा कि हाँ देखो मैंने कैसी चीजों को एनालाइज किया है। तो क्या आप चाहते हैं, देखिएगा, क्या आप चाहते हैं कि सोसाइटी वाले पार्ट को हम मॉड्यूल के रूप में आपके सामने लेके आए? बताओ, यस और नो।
जिससे कि आपके एग्जाम में लगभग ये मान के चलो कि लगभग अगर 250 नंबर में से आपके, अगर मैं कहूं कि 110 नंबर मान लेते हैं हम लोग मानक, 110 नंबर तक आ जाएं आपके अच्छे हैं, तो ये मान के चले अगर जहां पे 90 नंबर आ रहे हो 110 में से, 90 नंबर किसके, सोसाइटी के, तो सोसाइटी जितनी बेहतर करोगे, मान लो अगर 90 नंबर सोसाइटी आती है तो 90 में से 75 70 तो लगभग आने चाहिए। इसका मतलब परवीन जी कह रहे हैं 20 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, भाई करके सारे आने हैं, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन भी, सबको सब करके आने हैं। छोड़ के आओगे तो फिर तुमको नहीं मिलेगा कोई भी नंबर, मिलेगा लेकिन उसके अनुकूल मिलेगा। बताइएगा, मजा आया, सबको नहीं आया बताओ। तो इसकी एक मैं आपको बता दूं, इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा। हम सोसाइटी का एक असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, करें या ना करें बताओ, एक बार कमेंट करें सभी लोग। टू द सिलेबस, विद नोट्स, विद डिस्कशन, उसके बाद यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के साथ, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो पूरी करंट अफेयर को लिंक करते हुए जो 2024 देंगे, 2025 देंगे, 2023 देंगे, कोई यूपीएससी का एग्जाम देंगे या यूपीएससी के साथ कोई भी पीएससी का एग्जाम देंगे, उन सब के लिए अगर एग्जाम में आता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो बहुत जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे। जो लोग बच्चे नए हैं, आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, व्हाट्सएप का नीचे दिया गया, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी हम लोग, ध्यान रखना, इसको लॉन्चिंग करने वाले हैं सोसाइटी का, और हम खुल के खेलेंगे महिलाओं की। अब एक छोटी सी बात सोचो, आज के समय में हर महिलाओं को दर्द करा रहा है कि किस तरह की सुरक्षा दी जाए। एक ऐसा समय आएगा पुरुष भी चाहेगा कि हमको सुरक्षा दी जाए, कैसे काम चलेगा। तो यहाँ इन सबको हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल में चल रहा है, यहाँ जो चल रहा है देखिएगा, अभी आपके सामने पता होगा आंसर राइटिंग चल रहा है। आंसर राइटिंग इज अ मेजर पिलर, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सबके लिए, ध्यान रखना, कोई फीस नहीं है। तो ये मेंस आंसर राइटिंग जो है ये 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है? 5 जून 2023 से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग हम जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर LVIS पे प्लेटफॉर्म पे जाना है और LVIS को यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके यहाँ अपने आप को यहाँ एनरोल कर लीजिएगा और जल्दी से सेशन इसको देखने को मिल जाएगा। तो हम 5 जून से टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कंबाइंड वाइज आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर राइटिंग वो पिलर है जो आपकी कॉपी जब जाती है एकदम के पास तो आपके शब्दों को चयन करता है, आपके प्रवाह को देखता है, आपके ज्ञान को देखता है, आप किस जाति, समुदाय, धर्म से कैसे हैं इसे कोई नहीं देखता। यहाँ विकलांग की कॉपी भी चेक की जाती है, यहाँ अंधों की कॉपी भी चेक की जाती है। यानी एक प्रकार से अगर कहूँ तो सोचिएगा, सारी चीजें यहाँ पे इक्वलिटी जो है वो कॉपी चेक करने में, इसलिए मेजर पिलर है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, जिन लोगों ने अभी यहाँ पे, अगर हम लोग ये बोले, जिन लोगों ने अभी जो हमने स्टार्टिंग किया है बैच एनसीईआरटी का, जिसको आधार बैच के नाम से दिया गया है, आपने इस बार का पेपर भी देखा होगा। जब तक आपके डेप्थ नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यही सीखते रहोगे, क्या खा के आईएएस बने, क्या पी के आईएएस बने, क्या पढ़ के आईएएस बने, क्या देख के आईएएस बने। आज रील के इस दौर में कहीं ना कहीं युवा जो है अपने जोश को, उत्साह को कहीं ना कहीं खत्म कर लेते हैं। उसकी वजह यही है कि डायरेक्शन बेस्ट नहीं मिल पाती है। इसीलिए यहाँ पे जो है एनसीईआरटी बैच स्टार्टिंग किया गया, जो यहाँ पे 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसकी फीस जो है मात्र 900 रुपये है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे LVIS पे जाना है और वहाँ जाने के बाद यहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र 900 रुपये में एनसीईआरटी का बैच जो है यहाँ पे 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी इनरोल नहीं किया है, अपने आप को यहाँ इनरोल कर लीजिएगा। तो एक बार कमेंट करें, बाकी चीज़ें हम लोग कल लेके आते रहेंगे। हाँ, कैसी लगी क्लास आज की, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आंसर राइटिंग में सब लोग जुड़ जाइएगा, ऐसे राइटिंग भी लेके आऊँगा, करंट अफेयर भी लेके आऊँगा और मुझे लगता है कि आपका जो प्यार है ये बना रहेगा। और एक बार कमेंट कर लीजिएगा आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं। इसकी जो PDF है पूरी टेलीग्राम पे हम लोग आपको सेंड कर देंगे, ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। कैसी लगी क्लास आपकी, अगर कमेंट करिएगा और सेशन को लाइक फिर एक बार कर सब लोग कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल।
तो 2023 दे रहे हैं, 2024, 2025। हाँ, योजना कुरुक्षेत्र भी मैं लेके आऊंगा, चिंता मत करिएगा। हाँ, ये केथावत गोविंद जी हैं, एनसीईआरटी बैच जो है एलवीआईएस पे है, उसको डाउनलोड करके आप इसको कर सकते हैं। और कोई डाउट किसी का? तो एनालिसिस अभी और इसमें डेप्थ में जाएंगे, देखा होगा आप लोगों ने। चलिए, तो कल मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। और 5 जून से देखो, 5 जून से हम लोग यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं। वो जल्दी हम लोग ऐसे राइटिंग करेंगे। उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्दी हम सी सेट का बैच भी स्टार्ट करेंगे। अभी एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, देखिएगा। बहुत जल्दी हम सोसाइटी के पार्ट को भी रेडी करेंगे। और ये यहाँ पे सब कुछ लगाया जाए तो आपके रूप में एक मेंटर के रूप में, ध्यान रखना, आपके सामने मैं काम करूंगा। आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। रवि राज बोल रहे हैं पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है। आप कुछ मत करिए बेटा, 9897 पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई दिक्कत है मुझे बताइएगा, 9897540795 पे। ऑप्शनल के बारे में भी लेके आएंगे बेटा, ठीक है। कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट करिएगा। कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट करें सभी लोग। तो ठीक है, कल मिलते हैं 9:30 सेम टाइम। बाकी बीच में आपको वीडियो आती है, देख लीजिए करिए, देख लीजिए करिएगा। हाँ, एप्लीकेशन क्लास, आंसर राइटिंग क्लास एप्लीकेशन पे ही होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।